भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है सार्डिनिया। लोग इसे इसकी धूप, खूबसूरत पोर्ट्स और पहाड़ों के लिए जानते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी सभ्यता की कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। अंदाजा लगाइए, पूरे आइलैंड पर ऐसे 7,000 से भी ज्यादा पुराने ढांचे बिखरे पड़े हैं। ये एक ऐसे अतीत की गवाही देते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन्हें कहते हैं नूरागे। ये पत्थर से बने किले हैं जो सिर्फ और सिर्फ सार्डिनिया में ही मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कुछ तो 4,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इनका असली मकसद क्या था? क्या ये किले थे, मंदिर थे या कुछ और? ये आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्हें बनाने वालों ने अपने पीछे कोई लिखी हुई हिस्ट्री नहीं छोड़ी। तो फिर हम उनकी कहानी जाने कैसे? यही वो सवाल है जिसके जवाब के लिए आज हम अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारी ये खोज शुरू होती है सबसे पहले टावर बनाने वालों से। इस संस्कृति की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो ये सब शुरू हुआ लगभग 2400 ईसा पूर्व, जब यूरोप की बीकर कल्चर से जुड़े लोग यहां पहुंचे। फिर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहले साधारण किले जैसे ढांचे बनने शुरू हुए, जिन्हें प्रोटो-नुरागे कहा जाता है। और फिर तो जैसे 1800 ईसा पूर्व तक एक कंस्ट्रक्शन बूम ही आ गया। 180 से ज्यादा प्रोटो-नुरागे बनाए गए, और ज्यादातर ऐसी जगहों पर जो स्ट्रेटेजिक थीं, मतलब ऊंची पहाड़ियों पर। तो आखिर ये शुरुआती लोग थे कौन? देखिए, सुराग बताते हैं कि वो बहुत स्किल्ड थे। वो माहिर मेटल वर्कर्स थे, कॉपर और टिन का काम जानते थे। वो ऑब्सिडियन, जो एक तरह का ज्वालामुखिया कांच होता है, उससे चीजें बनाने में भी उस्ताद थे। उनका ट्रेड पूरे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में फैला था, और वो विशाल सामूहिक कब्रें बनाते थे। और इतना ही नहीं, पास के आइलैंड कॉर्सिका से भी उनके गहरे कल्चरल लिंक थे। अब जरा इन पर गौर कीजिए। इन्हें कहते हैं टोम्बे दे गिगांटे, मतलब दानवों की कब्रें। नाम है कितना दिलचस्प है ना? ये बहुत बड़ी पत्थर की बनी सामूहिक कब्रें थीं। माना जाता है कि इन्हें पूरे परिवार या कबीले को एक साथ दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये उनके समाज के मजबूत आध्यात्मिक और सामाजिक बंधनों की तरफ एक बड़ा इशारा है। चलिए, अब हम उनके सुनहरे दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब वो ब्रॉन्ज एज की एक महाशक्ति थे, और ये तब हो रहा था जब बाकी दुनिया में बड़ी बड़ी सभ्यताएं ढह रही थीं। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। सोचिए, 1200 ईसा पूर्व का समय है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हिटाइट और माइसीनियन ग्रीक्स जैसी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बिखर रही थीं। इसे इतिहास में ब्रॉन्ज एज कोलैप्स कहते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त सार्डिनिया में क्या हो रहा था? यहां नूरागी लोग कंस्ट्रक्शन, आबादी और व्यापार के एक सुनहरे दौर में कदम रख रहे थे। उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखिए। नूरागे का कंस्ट्रक्शन अपने पीक पर था। वो बड़े पैमाने पर मेटल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उनकी आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। उस उथल-पुथल वाले दौर में ये एक असाधारण सफलता की कहानी है। और अगर उनके आर्थिक प्रभाव का कोई पक्का सबूत चाहिए तो वो ये हैं। नूरागी साइट्स पर ग्रीस से आई 1200 ईसा पूर्व की माइसेनियन पॉटरी मिली है। इससे साफ पता चलता है कि वो उस समय के बड़े-बड़े इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स का एक अहम हिस्सा थे। अच्छा, ये तो हुई उनकी तरक्की की बात। लेकिन इन टावर्स के अंदर असल में जिंदगी कैसी थी? आइए उनके समाज की इस पेचीदा बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बस्तियों में एक बहुत ही क्लियर सिस्टम था। एक हायरार्की थी। सबसे छोटे लेवल पर थीं क्लास आई बस्तियां, जिनमें अक्सर सिर्फ एक ही टावर होता था। फिर आते थे क्लास 2, जो थोड़े और कॉम्प्लेक्स थे, बड़े आंगनों और ज्यादा बिल्डिंग्स के साथ। और सबसे ऊपर थे क्लास 3। ये कई टावरों वाले विशाल गढ़ थे, और ऐसा लगता है कि यही आसपास के छोटे गांवों और खेतों पर शासन करते थे। तो इस सिस्टम से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उनके समाज पर कुछ पावरफुल लोगों का राज था, या फिर वे कबीलों में रहते थे जहां सब बराबर थे? ये एक ऐसी बहस है जो एक्सपर्ट्स के बीच आज भी जारी है, और ये इस सभ्यता के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और उनकी मान्यताएं, ऐसा लगता है कि पानी उनकी पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। पवित्र झरने और कुछ खास तरह के सोना जहां रस्में होती थीं, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थीं। उन्होंने हजारों की तादाद में अनोखी कांस्य की मूर्तियां बनाई। दानवों की कब्रों और जमीन के नीचे बनी हाइपोजिया में भी बहुत तरह के अनुष्ठान होते थे, और काफी हद तक मुमकिन है कि उनकी मान्यताएं इलाके के हिसाब से अलग अलग थीं।
उनकी सबसे खास कलाकृतियों में से हैं ये छोटी छोटी कांसे की मूर्तियां, खासकर वो जिनमें सींग वाले हेलमेट और शानदार दाढ़ी वाले पुरुष दिखाए गए हैं। पर ये थे कौन? क्या ये कोई योद्धा थे, देवता थे या समुदाय के लीडर? इनकी पहचान आज भी एक रहस्य है। अब हम नूरागी कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जब उनकी स्वतंत्र संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। 10वीं सदी ईसा पूर्व से कुछ बदलने लगा। नए नूरागे बनने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, लेकिन जो पहले से बने हुए थे उन्हें और भी मजबूत किया जाने लगा। ये एक साफ इशारा है कि अब उनका ध्यान कंस्ट्रक्शन से हटकर डिफेंस पर आ गया था। शायद उन्हें किसी बाहरी खतरे का अंदेशा हो गया था, और वो बाहरी खतरा जल्द ही सामने भी आ गया। 900 ईसा पूर्व के आसपास फोनिशियन ट्रेडर्स ने समुद्री किनारों पर अपनी कॉलोनियां बसाईं। 400 ईसा पूर्व आते आते कार्थेज का प्रभाव बढ़ने लगा, और फिर 238 ईसा पूर्व में पहले प्यूनिक वॉर के बाद रोम ने सार्डिनिया पर कब्जा कर लिया। यहीं से सदियों तक चलने वाला लैटिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और पहली शताब्दी ईस्वी तक सार्डिनिया के अंदरूनी इलाकों में एक अलग कल्चर का आखिरी ऐतिहासिक जिक्र मिलता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। भले ही उनकी अपनी एक अलग संस्कृति धीरे धीरे फीकी पड़ गई, नूरागी लोग सदियों तक आइलैंड के भीतरी इलाकों में बसे रहे और नए आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते रहे। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं। तो नूरागी लोग इतिहास में विलीन हो गए, लेकिन उनके बनाए हजारों टॉवर आज भी सार्डिनिया के लैंडस्केप पर शान से खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब उनकी बनाई चीजें आज भी मौजूद हैं, तो क्या उनकी आत्मा ने कभी सार्डिनिया को सच में छोड़ा है? ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उस आइलैंड की पहचान में गूंजता है।